एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। जैसे ये हमारे पास क्या था, ब्रेन का स्ट्रक्चर था, ये फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन, ठीक है। फिर यहाँ पे जाने के बाद ऑप्टिक लोब हमने बनाया, ये हमारे पास क्रूरा सेरेब्राई बनाया, क्लियर। फिर यहाँ आने के बाद हमारे पास क्या था, सेरेबेलम, ये सेरेबेलम, ये हमारे पास मेडुला, ये हमारे पास पोन्स, ये कुछ इस तरीके से आगे थे, कुछ ऐसा था। यानी ये जो दोनों आपको बताए गए, ये जो दोनों आपको बताए गए थे, ये दोनों के दोनों आपको क्या बताया गया था, यही हमारा क्या है, ऑप्टिक लोब है, क्लियर। फिर हमने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे कई सारे डक्ट ओपन होते हैं, यहाँ पे कई सारे वेंट्रिकल्स के बारे में बताया था, ये हमारे वेंट्रिकल्स हैं, ये हमारे पास क्या है, वेंट्रिकल्स है, ये वेंट्रिकल थे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या कहा था, दो नर्व कॉर्ड नजर आए थे, दो नर्व कॉर्ड नजर आए थे, याद आ रही है। तो हमने यहाँ पे ये ऑप्टिक लोब के बारे में हमने ये कहा कि ऑप्टिक लोब को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा, कार्पोरा क्वार्डी जमाइना। अब सुनते हैं ध्यान से, क्वार्डी का मतलब क्या समझते हैं, फोर, ठीक है। जमाइना का मतलब होता है पेयर, ठीक है। और कार्पोरा का मतलब लोब होते हैं, क्लियर। यानी हमारे पास जो मिड ब्रेन होते हैं उनके ऑप्टिक लोब जो होते हैं वो चार होते हैं, बट दो पेयरिंग में पाए जाते हैं, क्लियर। यहाँ पे कुछ इस तरीके की पेयरिंग होती थी, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की, यहाँ पे कुछ इस तरीके की, यहाँ पे कुछ इस तरीके की, यहाँ पे कुछ इस तरीके की। जो हमारे पास ऑप्टिक लोब पाए जा रहे हैं उनको हम कॉलिक्यूली भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। यानी यहाँ पर ये जो ऊपर वाले पाए जा रहे हैं इनको हम क्या बोल रहे थे, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई बोल रहे थे, बोलिए याद आ रही है। और जो हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहे हैं उनको हम क्या बोलते थे, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई बोलते थे, क्लियर। हमारे पास जो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई होते थे वो किससे रिलेटेड होते थे बताइए, रिलेटेड विद सेंस ऑफ, कौन सी, सेंस ऑफ विजन, ठीक है। इसी को हम बोलते थे विजुअल रिफ्लेक्स, इसी को हम क्या बोलते थे बताइए, विजुअल रिफ्लेक्स। ये किससे रिलेटेड था बताइए, ये हमारे किससे रिलेटेड था, रिलेटेड विद सेंस ऑफ हियरिंग। ये किससे रिलेटेड था बताइए, सेंस ऑफ हियरिंग से, ठीक है। यानी ये कैसा रिफ्लेक्स, ऑडिटरी रिफ्लेक्स, इसी को हम क्या बोलते थे, ऑडिटरी रिफ्लेक्स, क्लियर। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास यहाँ पर दो नर्व ट्रैक्ट पाए जा रहे थे, क्या बोल रहे थे इनको हम, दो नर्व ट्रैक्ट पाए जा रहे हैं, और उसको हमने क्या बोला था, क्रूरा सेरेब्राई, क्लियर। इनके पास क्या पाए जा रहे हैं, दो नर्व ट्रैक्ट पाए जा रहे हैं, ट्रैक्ट मैं बोल रहा हूं, ये बात याद रखना है, क्लियर। ट्रैक्ट यहाँ पे टर्म यूज होते हैं, कलेक्शन ऑफ, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हमारे पास सीएनएस के अंदर कलेक्शन एक्सॉन का होना क्या कहलाता है, ट्रैक्ट कहलाता है, क्लियर। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास इंफीरियर कॉलिक्यूलाई और सुपीरियर कॉलिक्यूलाई होगा। चलिए आप हमें बताइए, क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा आपसे, तीन तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीनों को एकदम ध्यान से सुनिएगा। पूछा यह जाएगा कि इंफीरियर लोब ऑफ ऑप्टिक लोब रिलेटेड विद, क्या आंसर बताओ, इंफीरियर बताइए, सेंस ऑफ, यही तो गलती था, सेंस ऑफ ऑडिटरी मतलब हियरिंग की बात होगी, विजन की नहीं। जहां पे बात आती है किसकी, जहां पे बात आती है ऑप्टिक लोब की, ठीक है। सही बोला था क्या, पहली बार गलत बोला था, दोबारा सही बोला तुमने, ठीक है। सुनते ध्यान से, हमने ये कहा कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि इंफीरियर की पार्ट बताइए ऑप्टिक लोब की, किससे रिलेटेड है, तो किससे, जहां पे हमारे पास ऑप्टिक की बात आती है हम लोग कहाँ चले जाएंगे, विजन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। पहली गलती वो नहीं करना, क्लियर। यानी जहां पे ऑप्टिक लोब की बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ देखने की बात नहीं करेंगे, ठीक है। पहले ध्यान से सुनेंगे उस क्वेश्चन को कि इंफीरियर बोल रहा है कि सुपीरियर बोल रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें ये बताइए सुपीरियर ऑप्टिक लोब रिलेटेड विद, सुपीरियर ऑप्टिक लोब किससे रिलेटेड है,
सेंस ऑफ विजन से, ठीक है। एक और चलिए इसमें बताते हैं। पूछा जाता है कि ऑप्टिक सेंटर कहाँ पे पाए जाते हैं? देखने से तो लग रहा है कहाँ पाए जाएंगे, मिड ब्रेन में नहीं। ऑप्टिक सेंटर कहाँ पाए जाते थे? सेंस ऑफ विजन के सेंटर ऑक्सीपिटल में पाए जाते थे। समझ आ रही बात है? विजुअल सेंटर कहाँ पे पाए जा रहे हैं? समझ आ रही बात? विजुअल एसोसिएटेड एरिया कहाँ पाए जा रहे हैं? विजुअल रिफ्लेक्स और विजुअल रिफ्लेक्स अलग है और विजुअल सेंसरी एरिया अलग है, ठीक है। दोनों अलग अलग जगह पे पाए जा रहे हैं, ये बात हमेशा हमें नोट डाल करके याद रखनी है। समझ आई बात? अगर विजुअल सेंसरी एरिया की बात करते हैं तो ये कहाँ पे पाई जाएंगे? ऑप्टिकल लोब में हमारे, ठीक है, ऑक्सीपिटल में, क्लियर। और ये जबकि कहाँ पे पाई जा रही है? मिड ब्रेन में पाई जा रही है। इन दोनों में डिफरेंस हमें याद रखना है, क्लियर। इतना लिखवा भी दिया था क्या? यहां तक हो गया था। चलिए नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास हाइंड ब्रेन ना। हाइंड ब्रेन को यहीं पे समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन में हमें 3 पार्ट पढ़ने हैं। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक हमारे पास यहाँ पर, क्लियर। ये हमारा हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन में ये चीजें जो दिख रही हैं इनको हम बोल रहे हैं कनेक्टिव। क्या बोल रहे हैं? कनेक्टिव। ये जितने भी व्हाइट कलर के आपको नजर आए वो सब के सब क्या बोले जाएंगे? कनेक्टिव। अब तो बहुत कम हो गया है। 5 साल पहले कनेक्टिव और कमीसर पे सबसे ज्यादा भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते थे। कमीसर किसे कहते हैं और कनेक्टिव किसे कहते हैं? ध्यान सुनिएगा। हम इसको क्या बोल रहे हैं? कनेक्टिव बोल रहे हैं, क्लियर। अच्छा, ऑप्टिक लोब में हमने कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर थी बताया था ना? ये मैमल्स की क्या है बताइए? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर यही हम फ्रॉग पढ़ा रहे होते तो क्या पढ़ाते? बाईजेमाइना, ठीक है। यानी कार्पोरा जो बाईजेमाइना होती है वो एम्फीबियन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है और क्वाड्रिजेमाइना मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। ये बात याद रखनी थी, क्लियर। फिर दूसरा पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये कहा कनेक्टिव के बारे में क्या ख्याल है। पहले हम मिड ब्रेन पढ़ा दिए, अब हाइंड ब्रेन के बारे में सुनते ध्यान से। हाइंड ब्रेन में हमारे पास 3 पार्ट हमें पढ़ने हैं। कितने पार्ट पढ़ने हैं? 3 पार्ट पढ़ने हैं। पहला पार्ट हमारे पास क्या है? सेरेबेलम। दूसरा पार्ट हमारे पास मेडुला और थर्ड पार्ट हमारे पास है पोन्स, ठीक है। यानी 3 पार्ट हमें मिल करके क्या बनाते हैं? हाइंड ब्रेन बना रहे हैं। तो सबसे पहली हेडिंग क्या होगी हमारे पास? सेरेबेलम होगी, ठीक है। सेरेबेलम की बात कर लेते हैं, सुनते ध्यान से। सेरेबेलम क्या है? अगर हम सेरेबेलम की बात करते हैं तो सेरेबेलम में हमारे पास ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, क्लियर। ये जो सेरेबेलम होते हैं ये किस में मदद करते हैं? पहली बात तो ये याद होनी चाहिए, ठीक है। ये बॉडी बैलेंस में काम आते हैं। किस में काम आते हैं? यानी हमारी बॉडी को बैलेंस बनाए रखने के लिए सबसे पहले प्राइमरली कौन होते हैं जिम्मेदार? सेरेबेलम। तो यानी ये पहला पॉइंट इनको यही लिखेंगे, ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। कैसा पार्ट है बताइए? सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है बताइए? सेरेबेलम, क्लियर। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि सेरेबेलम किसमें मदद करता है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बताइए? रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ किसका बताइए? बॉडी बैलेंस। ये बॉडी बैलेंस को मेंटेन बनाए रखने के लिए काम आते हैं। जल्दी करिए थोड़ा, चलिए सुनने ध्यान से। जैसे ये सेरेब्रम हम कुछ इस तरीके से बनाए हुए हैं ना, बट एक्चुअल में इनका डायग्राम अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो इनके बीच में कनेक्शन भी होता है। जैसे वहां पे कार्पस कोलोजम होता था, सेम यही सेरेब्रल हेमिस्फीयर को 2 पार्ट में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कैसे डिवाइड करेंगे बताइए? इस तरीके से, क्लियर। यानी एक राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर, सेरेब्रल नहीं बोल रहे हैं, सेरेबेलर बोल रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आता है ये लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर। यानी अगर हम इनका क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करते हैं, लेटरल व्यूज अगर हम दिखाने की कोशिश करें
तो लेटरल व्यूज कैसे दिखाएंगे, हमारे पास कुछ इस तरीके के बनेंगे डायग्राम, ध्यान समझेंगे, इनको कट करके हम दिखा रहे हैं। यह हमारे पास कुछ इस तरीके की थी, कुछ इस तरीके का था। इनको हम दो पार्ट में कुछ अलग तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर, सुन दे ध्यान से। ये कुछ इस तरीके से, और अगर अच्छे से बनाना होगा तो हम बना दे रहे हैं अच्छे से, और ध्यान से देखेंगे। सुन दे ध्यान से। अगर हम इनको सेरेबेलम को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं। हमने ये कहा कि इनमें भी कॉर्टेक्स होते हैं और इनमें भी मेडुला पाई जाती हैं। तो ये जो बाहर की तरफ पाई जा रही हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, सेरेबेलर कॉर्टेक्स बोलेंगे। और सेरेबेरल कॉर्टेक्स किससे बने होते हैं, ग्रे मैटर से, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि ये जो अंदर की तरफ पाई जा रही है, इनको हमने बोला सेरेबेलर मेडुला। और सेरेबेलर मेडुला के पास क्या पाए जाते हैं बताइए, व्हाइट मैटर पाई जाती है। क्लियर। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे पास इतना भी ज्यादा इनके अंदर फोल्डेड नहीं होता है जितना हमारे पास सेरेब्रम के पास होता है। यानी जब भी ये बात की जाएगी सेरेबेलर कॉर्टेक्स की, तो ये हाईली फोल्डेड तो बताई जाएगी। क्या बोला, ये हाईली फोल्डेड आपको बताई जाएगी, बट इतना ज्यादा आपको हाईली फोल्डेड नहीं बताना है कि उसमें सल्काई गायराई और हमारे पास ये सारी चीजें जोड़ने लगी है आप। क्लियर। यानी इतना भी ज्यादा फोल्डेड नहीं होती है एज कंपेयर टू हम कह सकते हैं सेरेब्रम के। सेरेब्रम तो बहुत ज्यादा हाईली फोल्डेड होता है, फोल्डिंग इनमें भी पाई जाती है, बट इतनी ज्यादा फोल्डिंग नहीं बतानी है कि ताकि इनके अंदर सल्काई गहराई ये सब चीजें आ जाए। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है कि ये भी कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइड होते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्रे मैटर, और अंदर की तरफ मेडुला के अंदर व्हाइट मैटर। दोनों सेरेबेलर हेमिस्फेयर आर इंटरकनेक्टेड बाय वर्मिस, ठीक है। यानी ये हमारे पास वर्मिस क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। क्या कनेक्ट कर रहा है, कनेक्शन बोथ, कौन सा बताइए, सेरेबेलर हेमिस्फेयर। दोनों के दोनों सेरेबेलर हेमिस्फेयर जो होते हैं वो किससे इंटरकनेक्ट होते हैं बताइए, वर्मिस से इंटरकनेक्ट होते हैं। दूसरा पॉइंट, एक बहुत अहम मुद्दा की बात आती है,
कहते हैं कि जो हमारे पास सेरेबेलम होती है वो हमारी बॉडी बैलेंस को मेंटेन बनाए रखना है। सपोज दैट जैसे कि हम इनको हर महीने पॉकेट मनी खर्च देते हैं, क्लियर, यानी इनको हम 5,000 रुपए हर महीने दे रहे हैं, तो इनके जेब में हमेशा कितना पैसा है ये इसकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तभी तो मैं उनको मेंटेन कर पाऊंगा 5,000, कि इनके जेब में हमेशा 5,000 रहना होगा और चाहे जिसी भी हालत में। अब उस चीज को मेंटेन बनाए रखने के लिए इनके अंदर हमारे जेब के अंदर इनके जानकारी होनी चाहिए कि नहीं हमारी। सेम यही बात होती है कि अगर बॉडी को मेंटेन बनाए रखने का काम ये कर रहे हैं तो बॉडी किस सिचुएशन में है, किस पोस्चर में है, सबकी जानकारी सेरेबेलम को होनी चाहिए। और वो जानकारी कौन देता है? ये फॉलिकुलाई देता है। जैसे अगर हम चल रहे हैं तो बॉडी को ये पता होना चाहिए कि हम बॉडी मूवमेंट में चल रही है, क्लियर, तो ये इसकी जानकारी कौन देगा? फॉलिकुलाई, ठीक है। फिर अगर हमने ये कहा कि बॉडी अगर हमारी झुकी हुई है तब भी बॉडी के पोस्चर की जानकारी कौन देगा सेरेबेलर को? फ्लोकुलाई। समझ आई बात है? यानी हम किस सिचुएशन में हमारी बॉडी की पोस्चर क्या है इस सब की जानकारी कौन देता है? फॉलिकुलाई देता है, और यही जानकारी ये सेरेबेलर हेमिस्फीयर करता है, क्लियर। दूसरा पॉइंट हमें ये बात याद रखना है कि दोनों के दोनों जो सेरेबेलर हेमिस्फीयर होते हैं वो इप्सिलेटरल वर्क करते हैं। कैसी वर्क बताइए? इप्सिलेटरल कंट्रोल। इनका कंट्रोल कैसा होता है बताइए? इप्सिलेटरल कंट्रोल होता है। अब कहेंगे इप्सिलेटरल कंट्रोल क्या है? हमारे पास जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर था सेरेब्रम का, वो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर किसको कंट्रोल करता था? लेफ्ट वाले ऑर्गन को कंट्रोल करता था, ठीक है। और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर किसको कंट्रोल करता था? राइट वाले को कंट्रोल करता था। ऐसे कंट्रोल को हम क्या बोलते थे? कॉन्ट्रालेटरल कंट्रोल। याद आ रही है? उसको मैंने क्या बोला था? कॉन्ट्रालेटरल कंट्रोल। बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेरेबेलम की, तो सेरेबेलम में क्या होता है कि जो लेफ्ट सेरेबेलम हेमिस्फीयर होती है वो लेफ्ट वाले को कंट्रोल करती है, और जो राइट सेरेबेलम हेमिस्फीयर होती है वो किसको कंट्रोल करती है? राइट वाले को। यानी राइट वाला राइट को करेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट को कर रहा है बॉडी ऑर्गन को, तो उसे हम क्या बोलेंगे बताइए? इप्सिलेटरल कंट्रोल, क्लियर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर कैसा कंट्रोल था बताइए? सेरेब्रल वाला कॉन्ट्रालेटरल, और ये कैसे हैं? इप्सिलेटरल, क्लियर। चलिए दूसरा पॉइंट हम समझते हैं, कुछ अहम अहम बातें कर लेते हैं। ये हमारी बॉडी को मूवमेंट में मदद कर रहा है, यानी हमारी जितने भी स्पीच होती हैं, ठीक है, यानी जो हम बोल रहे हैं किस हिसाब से, ये सब के सब कौन कर रहा है? कोऑर्डिनेशन में, मसल्स के कोऑर्डिनेशन में प्राइमरली रोल अदा करता है कौन? सेरेबेलम, ठीक है। ये असल मसल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि जैसे कि हमारी बॉडी में क्या है, अगर हम चले यहाँ पे, ठीक है, ये चल रहे हैं, तो अगर हमारा एक पैर आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये पैर आगे की तरफ बढ़ा, तो ये वाला हाथ हमारा पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम चल रहे हैं तो ऐसे ऐसे चल रहे हैं, देख रहे हैं, यानी ये पैर जा रहा है, ये ऐसे पीछे जा रहा है, तो जो पैर हमारे पास आगे जा रहा है उसका जस्ट हाथ वो कहाँ की तरफ जा रहा है? पीछे की तरफ जा रहा है। ये जितने भी मसल्स कोऑर्डिनेशन होते हैं ये हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, इनवॉलेंट्री है। याद आ रही है? इनवॉलेंट्री हमारी प्रोसेस हो रही है, यानी ये अपने आप हो रहा है। अगर हमारा ये दाहिना कदम अगर आगे जा रहा है तो ये हाथ हमारा आगे नहीं जाएगा, ये पीछे जाएगा। ये पीछे कौन लेकर के जा रहा है? सेरेबेलम लेकर के जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तो लिखवाया है ये मेंटेन करता है हमारी बॉडी बैलेंस को। अगर ये आगे जा रहे हैं ये भी आगे चले गए, ये भी चले गए आगे, तो ये क्या है? हमारे मसल कोऑर्डिनेशन खराब हो रहा है। ये हमारी क्या हो रही है बताइए? ये हमारी इच्छाओं पे काम कर रही है। अगर इच्छा पे काम कर रहे हैं तब भी हम ऐसे कर रहे हैं। समझ आ रही बात? यानी ये जितने भी हमारे इनवॉलेंट्री चीजें हो रही हैं हमारे बॉडी ऑर्गन के अंदर, और यही बॉडी मेंटेन रखने का काम कौन करता है? सेरेबेलम। इन सब की जानकारी हमारे सेरेबेलम को होनी चाहिए, और ये सब की जानकारी कौन दे रहा है बताइए? फ्लोकुलाई दे रहा है, ठीक है। वो मसल कोऑर्डिनेशन कहता ही है कि तेरा पैर अगर आगे जा रहा है तो ये वाला हाथ पीछे जाना चाहिए, तभी तुम्हारे मेंटेन हो पाएंगे बॉडी पोस्चर, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और कई बार ऐसे होते हैं रिफ्लेक्सेस, कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी ऑर्गन में हम लोग उसको अपनी दैनिक दिनचर्या में बना लेते हैं, ठीक है। जैसे जब कोई भी डांसिंग स्किल वगैरह होती है तो डांस वगैरह जब हम करते हैं अपनी बॉडी पोस्चर को अपने हिसाब से चलाते हैं, ठीक है। और जब अपने हिसाब से चलाते हैं
तो ये हमारे सेरेब्रम में जाकर के बैठ जाता है। अब चलने की भी कोशिश करते हैं तो सबका चलने का स्टाइल अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अब बचपन में अगर कोई भी चला होगा तो सिंपल ऐसे ही चला होगा ना, सिंपल एक अजय देवगन को ही मान लेते हैं। अजय देवगन की पुरानी मूवी देखे हैं आप? हमेशा गर्दन टेढ़े करके ऐसे चलते थे, देखे हैं कि नहीं? आज भी वो ऐसे ही कर लेते हैं, मूड बनेगा तो उनका मैक्सिमम, ठीक है। टिपिकल बता रहा हूं मैं, क्लियर? कभी नोटिस किया है? यानी क्या है कि ये हमारे पास सब पहले चले होंगे, ऐसा तो नहीं है पैदा हुए ऐसे ही नर्स से मिल रहे हैं चलिए मिलते हैं। यानी ये बॉडी ऑर्गन को क्या कर रहे हैं कि अपने हिसाब से कोऑर्डिनेशन मेंटेन बना रहे हैं। सपोज दैट आप जब पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो अपनी बॉडी को मेंटेन बनाए रखने के लिए आप कैसे उतरते हैं? स्ट्रेट लाइन में उतरते चले जाते हैं? नहीं, आपको झुकना पड़ेगा। क्यों? अब वहां पे फिजिक्स मत लगाइएगा कि सर वहां पे जो सेंटर ऑफ मास होता है आउटसाइड दी बॉडी होता है इसलिए हमारी बॉडी बाहर की तरफ होती है। ये सब जानकारी तेरे टीचर को है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वहां पे ब्रेन की बात करते हैं। हाँ, कई लोग यहाँ पे फिजिक्स बताने लगेंगे हमें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर, सेंटर ऑफ मास जो होता है वो हमारे पास बाहर हो जाता है mr²/r ना। सुनते जैसे। तो यानी ये जितने भी पॉइंट आपको बताए हैं ये सब के सब क्या है, बॉडी मेंटेन बनाए रखने के लिए ही हो रहा है। और ये कौन कर रहा है? सेरेबेलम कर रहा है। समझ में आई बात? डायग्राम मिट गया होगा, कुछ भी नहीं बना पाए थे। चलो फिर से बनाते हैं। ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास सेरेबेलम था, ठीक है। सेरेबेलम के अंदर की अगर हम बात करते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया की अगर डिवाइड की बात की जाएगी तो डिवीजन की बात अगर कर लेते हैं तो बीच में क्या पाया जाता है? वर्मिस पाया जाता है। ये लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। इनके बीच में क्या पाई जा रही है? कुछ इस तरीके की फोल्डिंग हमें नजर आती है, कुछ इस तरीके की फोल्डिंग नजर आती है, ठीक है। अंदर की तरफ हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं बताइए? अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है? व्हाइट मैटर अंदर की तरफ, इसको हमने बोला सेरेबेलर मेडुला। इनके अंदर क्या भरा गया? व्हाइट मैटर, ठीक है। यहां वाले को क्या बोला है बताइए? लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फेयर, क्लियर। इनको हमने क्या बोला है बताइए? चलिए यहाँ पे ग्रे मैटर लिख लेते हैं। इनको हमने क्या बोल दिया है? सेरेबेलर कॉर्टेक्स। और इनके अंदर क्या भरा गया है? ग्रे मैटर भरा गया है, क्लियर। इनका कंट्रोल कैसे होता है बताइए? इनका कंट्रोल कैसा है बताइए? इप्सिलेटरल। इनका कंट्रोल कैसा है बताइए? इप्सिलेटरल कंट्रोल है, क्लियर। यहाँ पे जो बीचों बीच पाई जा रही है आपको क्या बताया गया है? इनको बीचों बीच वाले को वर्मिस, ये क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है बोथ सेरेबेलर। ये वाला आप बना लीजिएगा ना। ये इसको हमने क्या बोला था बताइए? वर्मिस बोला था। फिर यहां से यहां से, क्लियर। ये वाला कैसा? लेफ्ट वाला। इधर वाला कैसा? राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। इनका कंट्रोल कैसा? इप्सिलेटरल। ये बात याद रखना है, क्लियर।
इनके ऊपर क्या पाई जा रही है? इनके ऊपर क्या पाई जा रही है? फ्लोक्यूलाई पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? समझ आई बात? फ्लोक्यूली का क्या काम है बताइए? ये पूरा का पूरा मैसेज देना, सेंसरी नेचर के होते हैं। दोनों बातें नोट डाल करके लिख लीजिएगा। वर्मिक्स भी किस नेचर का? वर्मिक्स भी किस नेचर का? सेंसरी। और फ्लोक्यूली भी किस नेचर की बताइए? सेंसरी। यानी हमारी बॉडी की पोस्चर किस डायरेक्शन में है, इसकी जानकारी देने का काम कौन कर रहा है? वर्मिस और फ्लोक्यूली दोनों कर रही हैं, इसलिए दोनों सेंसरी नेचर की होती है। क्लियर? हो गया? चलिए एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे, एक लास्ट पॉइंट और बना लेते हैं, उसके बाद इकट्ठा लिखवा देंगे सबके बारे में। क्लियर? चलिए एक लास्ट पॉइंट समझेंगे। इधर देखिए, ये हमारे पास क्या है? सेरेबेलम है। ये इनको बोला गया, ये भी हाईली कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? हाईली कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है, बट इतना ज्यादा कन्वोल्यूटेड नहीं कि सल्काई गहराई और इस सब की बातें करेंगे हम लोग। क्लियर? फिर उसके बाद इनके अंदर क्या पाई जाती है? कुछ स्ट्रक्चर नजर आती है हमें। क्या नजर आती है? कुछ स्ट्रक्चर नजर आती है। ये हमारे पास क्या है? सेरेबेलर कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के पास कैसा मटेरियल? ग्रे मैटर। ठीक है। ये हमारे पास कैसा है बताइए? सेरेबेलर मेडुला। ये कैसा है? वाइट मैटर। ठीक है। माना यह जाता है कि सेरेबेलर जो मेडुला होता है वो बहुत सारे ब्रांचेस बनाता है। क्या बनाता है? बहुत सारे ब्रांचेस बनाता है, और यही ब्रांचेस एक्सटेंड कर जाता है हमारे सेरेबेलर कॉर्टेक्स के अंदर। क्या बोला? ध्यान सुनिएगा। हमने ये कहा कि द पार्ट ऑफ सेरेबेलर मेडुला एक्सटेंड इनटू, कहां पे बताइए? एक्सटेंड इनटू कहां पे? कॉर्टेक्स। सेरेबेरल कॉर्टेक्स में जाकर के ये एक्सटेंड हो रहा है। समझ में आई बात? और ये जो एक्सटेंड हो रहा है, ये आपको ऐसा लगेगा कि ये पंख की तरह नजर आ रहा है, यानी बहुत सारे ये ब्रांचेस नजर आ रही हैं, तो ब्रांचेस एक्सटेंड हो रही हैं, तो ये ट्री की नजर आ रहा है। ठीक है। तो इसीलिए इनको बोला जाता है आर्बर ट्री। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इनका जो स्ट्रक्चर होता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? आर्बर ट्री। या फिर इनका दूसरा नाम है ट्री ऑफ लाइफ। इनका दूसरा नाम क्या है? मजा नहीं आया दूसरे में। तीसरा नाम इनका इनका तीसरा नाम है आर्बर वीटे। इस क्वेश्चन से पूछा गया है। ठीक है। समझ आई बात? यानी इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो, हमारे पास एक पेड़ होता है थूजा का। थूजा का पेड़ जानते हैं? मोरपंखी का पेड़ जानते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं, तुम लोग तो लंदन से आए हो, हिंदी में ही हम बोल सकते हैं, है ना? ये भी दिक्कत है, क्या बोले उसको। पूरा साइंटिफिक नेम भी बताएंगे तब भी समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे? चलिए लिख लेते हैं, पहले पॉइंट लिखेंगे। सेरेबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसी को हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। नंबर 2 लिखेंगे,
इट कंसिस्ट ऑफ टू लेटरल लोब, consist of two lateral lobe, that is cerebellar hemisphere. उसी को हम क्या बोलते हैं? cerebellar hemisphere बोलते हैं. consist of two lateral lobe, उसी को हमने क्या नाम दिया? cerebellar hemisphere. दूसरा पॉइंट लिखेंगे, cerebellum has very convoluted surface, ठीक है, which provide additional space for more neuron, additional space for more neuron. सेकंड पॉइंट लिखते हैं, it helps in balancing and coordination of body movement, balancing and coordination of body, ठीक है, body movement. ये किसमें मदद करता है? बैलेंसिंग और बॉडी मूवमेंट में ये मदद कर रहा है. क्लियर? चलिए हमें बताइए कैसे मदद कर रहा है? हमारी जो बॉडी के पोजीशन है, ठीक है, वो कौन डिसाइड कर रही है? बताइए. ये बीच में ये वर्मिक्स, ये कुछ इस तरीके के बने हुए थे. क्लियर? यहाँ पे फ्लोकुलाई, यहाँ पे फ्लोकुलाई, ठीक है. ये जितना भी आपको फ्लोकुलाई दिखी नजर आई, ये हमारे पास वर्मिक्स जो नजर आई, दोनों के दोनों किस नेचर के होते हैं? बताइए. दोनों के दोनों किस नेचर के हैं? सेंसरी. और ये जो आपको लोब दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लेटरल लोब भी नजर आते हैं. और लेटरल लोब किस नेचर के होते हैं? मोटर नेचर के होते हैं. किस नेचर के होते हैं? मोटर नेचर के होते हैं. इसीलिए जब भी हमारी बॉडी की जो पोजीशन होती है, वो किस पोजीशन में है, वो हमारे सेरेबेलम को जैसे ही पता चलता है, तो ये बॉडी को क्या करता है कि सही सिचुएशन में लाने की कोशिश करता है. क्लियर? रहते रहते जैसे कि आप लोग सो रहे हो, तो सोते सोते आप करवट बदल लेते हो ना कई बार. क्या एक जगह ऐसे ही सोए रहोगे? नहीं. यानी बॉडी, सेरेबेलम खुद कहता है कि भाई अभी सही मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर से सही से सो. कई बार हम लोग सोने के चक्कर में पैर पे एकदम पैर फैला देंगे, ठीक है, एकदम रिलैक्स अवस्था में जाने की कोशिश करते हैं. ये हमारा वॉलेंट्री है ये सब चीजें करना. क्लियर? हम जिसमें कंफर्टेबल महसूस होते हैं उसी पे ऐसे हो जाते हैं. कुछ लोग क्लास में बैठे बैठे सो जाते हैं. क्लियर? तो यानी ये सब के सब क्या बता रहे हैं? हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं. हमारी बॉडी की मेंटेन, बॉडी पोस्चर को मेंटेन बनाए रखने का काम यही है. चलिए एक पॉइंट और है, दो बातें नोट डाल करके लिखना नहीं है, पहले सुन लेना है ना. उसको लिखवाएंगे हम कहाँ पे? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में. होता क्या है कि जब भी हम कोई भी शराब की बात कर लेते हैं, जब हम शराब पीते हैं तो प्राइमरली अफेक्ट करता है कौन? सेरेबेलम. क्लियर? यानी जब भी हम कभी भी शराब पीते हैं, तो शराब बहुत ज्यादा अगर पी लें, तो सबसे ज्यादा पहले क्या अफेक्ट होता है? सेरेबेलम. और सेरेबेलम जब भी अफेक्ट होता है, तो आप देखोगे हमारी जुबान लड़खड़ाने लगेगी और हमारा हाथ पैर होने लगेगा इधर उधर. ठीक है? तो कई बार आता भी है गाना, झूम बराबर झूम शराबी. ठीक है, इंसान ही झूमने लगता है. क्लियर? यानी ये हमारे मसल कोऑर्डिनेशन को क्या कर देता है? खराब कर देता है. तो हम डगमगाने लगते हैं, हम लोग बोलने लगते हैं हम दुनिया हिला देंगे, बल्कि आप ही हिल रहे होते हो. समझ आ रही बात? शराब पीने के बाद. दूसरा पॉइंट आता है, जुबान लड़खड़ाएगी. यानी जिस तरीके से अगर हम बोल रहे हैं, अगर शराब पिए होंगे तो एकदम धीमे धीमे आवाज आएगी. ठीक है? और यहाँ पे तक कि हमारे क्या होंगे? टंग भी इधर उधर होंगे. क्लियर? तो ये पॉइंट हमें याद रखना है. दूसरा पॉइंट ये भी बात याद रखना कि आपसे ये बोला जाता है कि जब भी आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको शराब नहीं पीना चाहिए. ठीक है? समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि ये हमारे, जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो तीन चार चीजें हम एक साथ कर रहे हैं. एक तो विजुअल रिफ्लेक्स देख रहे हैं, दूसरा सुन भी रहे होते हैं, और तीसरा हमारे पास क्या होता है? पैर का जो मूवमेंट होता है, क्लच, गियर और एक्सीलेटर. पैर दो हैं और चीजें तीन हैं. क्लियर? तो इन सब में बहुत ही अच्छे से मसल्स कोऑर्डिनेशन होने चाहिए. और अगर जरा सा भी इधर उधर होता है, क्लच के जगह पे अगर गियर पे लग गया, तो बहुत तेजी से स्पीड पहुंच जाती है यमराज के पास. क्लियर? तो यानी क्या है कि ये सब चीजें जो होती हैं हमें बताई इसीलिए जाती हैं कि जब भी हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो हमें शराब वगैरह नहीं पीनी चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारे मसल कोऑर्डिनेशन खराब होते हैं. और अगर बहुत ज्यादा पी लिए तो सेरेब्रम अफेक्ट होता है. दोनों क्वेश्चन आए हैं, पूछे गए हैं.
अगर रिपीटेशन बोला जाए, बार बार रिपीट हो रहे हो शराब, डेली पी रहे हो 1 लीटर, ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, सेरेब्रम को भी अफेक्ट कर लेते हैं। और जब सेरेब्रम को अफेक्ट करेंगे तो हमारी क्या क्या खराब होंगी, लर्निंग कैपेसिटी, मेमोरी पावर, याद आ रही है, ठीक है, वर्निक्स एरिया, वर्निक्स एरिया जो हम बोल रहे हैं समझ ही नहीं पा रहे हैं कौन क्या बोल रहा है, और आपको कोई चीजें पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, वो जल्दी याद नहीं रहेगा, भूलने की बीमारी, क्लियर। और भूलने के साथ साथ आपका जो नेचर होगा एकदम वायलेंट नेचर का हो जाएगा, क्लियर, बात बात पे गुस्सा आ जाना, ये सब सारी चीजें हो जाती हैं इनमें, क्योंकि सारे के सारे सेंटर कहाँ पे पाए जा रहे हैं, सेरेब्रम में। तो अगर ज्यादा शराब पी लेते हैं तो हमारे जितने भी सेंटर होते हैं, मेमोरी सेंटर, इंटेलिजेंसी के सेंटर, एसोसिएटेड एरिया, सब खराब हो जाती हैं। इसीलिए कभी भी अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है, एल्कोहल का जो नेचर होता है, ठीक है, एल्कोहल का जो नेचर होता है वो हमेशा सडेटिव नेचर का होता है, डिप्रेसेंट नेचर के होते हैं। कभी भी एल्कोहल पीने के बाद इंसान एक्टिवली वर्क नहीं करेगा। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर हमारे मोहल्ले में शराब पी करके रोज मारपीट होती होगी, आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर 2 लोग शराब पी करके आते हैं, घर में मारपीट करते हैं, तब समझो शराब चढ़ी नहीं है। समझ आ रही बात? अगर शराब पीने के बाद इंसान अगर लड़ाई कर रहा है तो समझ जाओ वो होशो हवास में लड़ाई कर रहा है, शराब सही से चढ़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि शराब का नेचर क्या है, सडेटिव और डिप्रेसेंट नेचर का है, ये स्टिमुलेंट नेचर के नहीं होते, क्लियर। यानी क्या है कि ये अपनी गलतियों को छिपाने के लिए लोग कहते हैं मैंने शराब पी थी, तब लड़ाई झगड़ा करते हैं। शराब पीने के बाद इतना ज्यादा स्टिमुलेंट नेचर नहीं होता इंसान, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा हाई होती है, बॉडी की टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होती है। तो शराब पीने के बाद इंसान अक्सर क्या होता है, आपको नाली के बगल में दिखाई मिलेगा। हाँ सही कह रहे हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है, ठीक है, बॉडी हीट बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो ठंडे जगहों को देखना पसंद करते हैं, तो नाले में जाकर के गिरे रहेंगे। कभी भी बॉडी ये अपने मन से नहीं गए हैं कि चलो गए हैं, बॉडी खुद उनको लेकर के गई है ठंडे जगहों पे, क्लियर। और कीचड़ जगहों पे वैसी जगह, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए ठंडा रहेगा। समझ आ रही बात? तो ये बात हमेशा याद रखना है, अगर कोई शराब पी करके आपसे हम मारपीट कर रहा है तो समझ जाइए वो शराब नहीं पिया है, सिर्फ और सिर्फ बहाने मार रहा है, थोड़ा बहुत 2 घूंट पी लिया होगा ताकि महक आ जाए बस, बाकी तो होशो हवास में वो लड़ाई कर रहा है, सारी बातें याद आ रही हैं उसको, ठीक है, उसको कुछ नहीं याद रहता। स्टिमुलेंट नेचर के हमारे पास कौन होते हैं, स्टिमुलेंट नेचर के कौन होते हैं? हाँ हाँ बोल दो जो तुम्हारे मन में है, ठीक है। सुनते देना, स्टिमुलेंट नेचर के हमारे पास सिगरेट वगैरह होते हैं, क्लियर। यानी अगर आप जब भी देखेंगे कॉलेज वगैरह, मेडिकल कॉलेज में या आईआईटी, बड़े से बड़े कॉलेजेस में, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, सबसे ज्यादा ड्रग्स मिलेंगे आपको वहाँ, एल्कोहल नहीं मिलेंगे, ठीक है। जितने भी ड्रग्स होते हैं वो सब के सब स्टिमुलेंट नेचर के होते हैं, क्लियर। और स्टिमुलेंट नेचर में क्या होता है कि सिगरेट आते हैं, इसमें गांजा आता है, ठीक है, पीने वाले ये सब चीजें, ये सब के सब कैसे होते हैं, स्टिमुलेंट नेचर के। बॉडी इसमें ज्यादा एक्टिव वर्क करती है, कैसी वर्क करती है, एक्टिवली वर्क करती है, क्लियर। बट हम ये नहीं कहेंगे शराब मत पियो सिगरेट पियो, ये नहीं कह रहे हैं, स्टिमुलेंट नेचर ज्यादा एनर्जी के चक्कर में कुछ भी आप जरूर कर रहे हैं, जैसी बॉडी है वैसे रहने देते हैं ना, क्यों इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं अपनी बॉडी को। आप एडिक्शन न करिए किसी चीज का, ठीक है। तो ये हमें बात याद रखनी, 2 ही बात याद रखनी है, एल्कोहल प्राइमरली अफेक्ट सेरेबेलम, ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा एल्कोहल अब्यूज कर लिए आप, ठीक है, तो किसको अफेक्ट कर देगा, सेरेब्रम को अफेक्ट कर देगा, और हमारी सारी की सारी एसोसिएटेड एरिया जो हो रही है, लर्निंग कैपेसिटी, मेमोरी पावर, ये सब चीजें जो होती हैं वो हमेशा क्या हो जाएंगे, डिप्रेस्ड कर देंगे, कम कर देंगे। समझ आई बात? ये 2 बातें हम यहाँ नहीं लिखवाएंगे, कहाँ लिखवाएंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां पे पूछेंगे फिर, ठीक है। समझ आ रही बात? फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, दूसरा पार्ट आता है सेरेबेलम, हमारा हो गया है। अच्छा आर्बर ट्री के बारे में लिखवा दें, ठीक है, आर्बर वीटे के बारे में या ट्री के बारे में, तो लिखेंगे सेरेबेलर मेडुला, सेरेबेलर मेडुला
हैज मेनी ब्रांचेस, cerebellar medulla has many branches which extend into cerebral cortex. Cerebellar medulla has many branches which extend into cerebellar cortex and appear as branch of tree ये किसकी तरह दिखाई देता है? ब्रांच ऑफ ट्री की दिखाई देता है. सो कॉल्ड एज किस नाम से जानते हैं? आर्बर ट्री या आर्बर वीटे या फिर ट्री ऑफ लाइफ. ठीक है, तीनों नाम इनके लिख लेने. आर्बर ट्री, ठीक है, आर्बर वीटे या फिर ट्री ऑफ लाइफ. क्लियर? यहां तक समझ में आया? चलिए दूसरा लिखते हैं हमारे पास पोन्स. सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है? पोन्स है. क्लियर? चलिए पोन्स के बारे में ध्यान सुनते हैं. पोन्स का सबसे पहला पॉइंट हमें क्या याद होना चाहिए? क्लियर? ये क्या करता है कि पोन्स ये कनेक्ट कर रहा है. आपको याद होगा कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर याद आ रही है? ये जितने भी पीसी और एसी होते हैं, ठीक है, यानी न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं, पोन्स में पाए जा रहे हैं. क्लियर? तो लिखते हैं यहाँ पोन्स के बारे में. Pons is consist of nerve fiber tract, clear, that interconnect different region of the brain. ब्रेन के डिफरेंट रीजन तक लेकर के जाती है. ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे एफिएस्टिक एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर present for regulation of ब्रीदिंग को रेगुलेट करने के लिए इनके पास क्या क्या पाए जाते हैं बताइए? एफिएस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर. समझते हैं एफिएस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या है? अगर हम सांस लेते हैं तो दो तीन तरीके से सांस लेते हैं. ठीक है, एक टाइम ड्यूरेशन लेते हैं, ठीक है, गहराइयों से सांस, ठीक है, और एक रिदम सेंटर में सांस लेते हैं. क्लियर? और डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग, इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास ये दोनों के दोनों सेंटर पाए जाते हैं. क्लियर? यानी हमें रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में किस तरीके से सांस ले रहे हैं, एक जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं या कितनी गहराइयों से सांस ले रहे हैं, ये सब की जानकारी कौन करता है? पोन्स करता है. पोन्स के अंदर हमने ये बताया था, ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से नर्व ट्रैक्ट पाए जा रहे हैं. कुछ नर्व ट्रैक्ट पाए जा रहे थे जो डिफरेंट ऑर्गन पार्ट को जोड़ने का काम कर रहे थे. उसका नाम हमने क्या दिया था? कनेक्टिव बोले थे. कनेक्टिव और कमीसर में डिफरेंस है. एक आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा कमीसर. क्या पढ़ने को मिलेगा? कमीसर. और एक पढ़ने को मिलेगा कनेक्टिव. जहां पे कनेक्टिव की बात आएगी तो आप यही समझिएगा कि ऐसा नर्व ट्रैक्ट जो डिफरेंट ऑर्गन को जोड़ने का काम करता हो, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को जोड़ने का काम करता हो. जैसे यहाँ पर ये क्या है?
नर्व ट्रैक्ट है, ये नर्व ट्रैक्ट है, ये नर्व ट्रैक्ट है, इनको हमने क्या नाम दिया? कनेक्टिव बोला। ये वाले सेरेबेलम को जोड़ रहे हैं, ये मेडुला को जोड़ रहे हैं, ये पोन्स को जोड़ रहे हैं, आगे चल करके ये हाइंड मिड ब्रेन को भी जोड़ रहे हैं। ठीक है, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। अगर डिफरेंट ऑर्गन से जुड़ रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? कनेक्टिव। और अगर सेम से जोड़ा जाएगा तो फॉर एग्जाम्पल कार्पस कोलेजम, दोनों के दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर थे कि नहीं? लार्जेस्ट कमीसर के नाम से जाना जाता है कार्पस कोलेजम। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो दो लोगों को में जोड़ने का, जैसे वर्मिस क्या कर रहा था? दोनों सेरेबेलर हेमिस्फेयर को जोड़ रहा था। क्लियर? यानी क्या है कि ये कमीसर और कनेक्टिव में डिफरेंस समझ में आया? जहां पे सेम चीजें अगर जुड़ रही हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? कमीसर। और जहां पे डिफरेंट चीजें अगर जुड़ रही है तो क्या बोलेंगे? कनेक्टिव। ये दो शब्द एनसीईआरटी ने बहुत धीरे से लिखा है, कनेक्टिव और कमीसर। एक वर्ड लिखा है बस, वो भी सेंटेंस नहीं लिखा है, एक शब्द लिखा है। क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए हमें। क्लियर? तो लिख लेते हैं, मोबाइल बंद कर लो, बाद में लिख लेना है। ठीक है, जल्दी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। पहला पॉइंट कनेक्टिव और कमीसर में लिख लेते हैं डिफरेंस ना। कनेक्टिव में लिखेंगे कनेक्टिव में लिखेंगे इट इज अ नर्व फाइबर, नर्व फाइबर ट्रैक्ट, नर्व फाइबर ट्रैक्ट nerve fiber tract that connect different organ part of the brain, different organ part of the brain, ब्रेन के डिफरेंट जो पार्ट हैं उनको कनेक्ट करता है, कनेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कमीसर। कमीसर के बारे में क्या लिखेंगे? ये भी एक तरीके का नर्व फाइबर ट्रैक्ट है। ठीक है, इट इज अ नर्व फाइबर ट्रैक्ट दैट कनेक्ट nerve fiber tract that connect same organ part of the brain, same organ part of the brain। हो गया? हेडिंग डालते हैं अब मेडुला। मेडुला लास्ट पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, सॉरी हाइंड ब्रेन। मेडुला क्या क्या है बताइए? इनका पूरा नाम क्या था बताइए? समझ बात? तो लिखेंगे लास्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, लास्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन which contain सेंटर फॉर, इनके पास कई सारे सेंटर होते हैं, सेंटर फॉर नंबर 1, इनके पास कई सारे सेंटर होते हैं, ध्यान सुनेंगे। पहला सेंटर होता है हमारे पास रिस्पायरेटरी सेंटर, या इसी को हम ब्रीदिंग सेंटर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कार्डियोवैस्कुलर सेंटर भी कहाँ पाए जाते हैं? मेडुला में। फिर उसके बाद आता है कि जितने भी गैस्ट्रिक सेंटर होते हैं सब के सब कहाँ पाए जाते हैं? मेडुला में। सभी के सभी वोमिटिंग सेंटर कहाँ पे पाए जाते हैं? मेडुला में। सभी के सभी जो हिचकी के सेंटर होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, सलाइवेशन के सेंटर कहाँ पाए जाते हैं? मेडुला में। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के सेंटर कहाँ पाए जाते हैं? मेडुला में।
यानी जितने भी सेंटर आपके बॉडी के होते हैं सब के सब कहाँ नजर आते हैं? हमारे मेडुला में नजर आते हैं। हमें 2-3 सेंटर तो याद ही होने चाहिए, एक रिस्पिरेटरी जो एनसीईआरटी ने लिखा है, एक कार्डियोवैस्कुलर के सेंटर। इसीलिए लास्ट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। हमारे पास ये पूरा का पूरा ब्रेन था। ब्रेन के बाद लास्ट पार्ट हमारे पास क्या आता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा के बाद हमारे पास क्या आता है? फोरामेन मैग्नम ही आता है, जहां से स्पाइनल कॉर्ड निकलेगा। ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगेटा के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जहां से निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोरामेन मैग्नम। याद आ रही है? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के जस्ट नीचे। अब ये जो फोरामेन मैग्नम होती है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जो होती है, ये पूरा का पूरा ब्रेन है, ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल निकली हुई है। ठीक है, और ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जाकर के फिट बैठी है कहाँ पे? एटलस बोन पर। ठीक है, एटलस बोन के पास क्या पाई जाती है? एक ओडोंटॉइड फोसा पाई जाती थी। याद आ रही है? ओडोंटॉइड फोसा में क्या होता है? यहाँ पे नीचे की तरफ ओडोंटॉइड फोसा है, और ये इस ओडोंटॉइड फोसा के पास, ये मान चलते ओडोंटॉइड फोसा यहाँ पे है। क्लियर? इसके पास क्या प्रेजेंट होगा हमारे पास? ये एक्सिस बोन है। एक्सिस बोन के पास क्या निकला है? ओडोंटॉइड प्रोसेस। ये ओडोंटॉइड प्रोसेस यहाँ पे जाकर के फिट होता है, इसीलिए ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट कर रही है। क्लियर? अब सुनिए, चलिए फांसी की कहानी सुनाते हैं। क्लियर? फांसी में क्या होता है? तो फांसी में क्या होता है, जब किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो फांसी में क्या होगा कि ये जो ओडोंटॉइड फोसा है आपका, क्लियर, ये डायरेक्ट क्या करता है? ये तोड़ देते हैं। यानी यहाँ पे जाने के बाद फर्स्ट सर्वाइकल तो यहीं पे होगी। तो फांसी में क्या होता है? ये जो फर्स्ट सर्वाइकल ओडोंटॉइड फोसा है, इसका ब्रेक डाउन होता है, ये खट्टे से टूट जाती है। और खुद खट्टे से जैसे ही फोसा टूटेगा, मैं डिप्रेशन नहीं बोल रहा हूँ, फोसा का मतलब क्या समझते हैं आप? ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के मूवमेंट। ठीक है, पूरा पूरा अंदर नहीं गया है। जब ये टूटेगा तो ये प्रोसेस कहाँ पे आएगा? पूरा का पूरा निकल जाएगा, और जैसे निकलेगा ये तुरंत जाकर के मेडुला में जाकर के पंक्चर कर देगा, मेडुला को दबा देगा। और जब मेडुला हमारा दबेगा, ब्रीदिंग सेंटर बंद, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बंद। और जब दोनों चीजें बंद होगी, दिल का धड़कना और सांसों का रुकना, तुरंत इंसान मर जाएगा। समझ आई बात? कभी भी फांसी के बाद ऐसा नहीं होगा कि अभी कोमा में गया है, ये सब कभी कहानी सुने हो? फांसी लगने के बाद अभी नहीं जिंदा है, अभी कोमा में गया है, ऐसा कभी सुने हो कहानी? नहीं। यानी दोनों के दोनों सेंटर क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। और जहां पे दोनों सेंटर अगर ऑफ हुए तो न इंसान सांस ले पाएगा और ना ही इंसान। क्लियर? कई बार आपने कहानी सुना होगा कि इंसान फांसी लगा रहा था, हम लोगों ने बचा लिया। कभी सुना है? लगा लिया का मतलब क्या है? लटकने जा रहा था, लटकने के जाने के बाद अगर वो बेहोश में हो जा रहा है तो नौटंकी कर रहा है। समझ आ रही बात? हमारा समाज क्या कहेगा, हमारे लोग क्या कहेंगे, ये सब चीजें जो होती हैं, ठीक है, ये चीजें बहुत ही अजीब हैं। इसलिए इंसान अगर लगा रहा है तो लगाने दीजिए, हम तो रोकेंगे भी नहीं। क्लियर? बल्कि जाकर के और अच्छे से फंदा मार के आएंगे। सिंपल से तरीके से आप समझिए कि अगर कोई इंसान अगर इस धरती पे कदम रखा है तो इस यहाँ पे कंपटीशन का तो दौर है ही है। आप पैदा ही अब कितने मिलियन स्पर्म होते हैं एक ओवम को फ्यूज करने के लिए? बहुत मिलियन। ठीक है, 200 मिलियन स्पर्म होते हैं। अब 200 मिलियन को हरा करके आए हो और यहाँ पे 2-4 मिलियन को हरा नहीं पा रहे हो। हंसने वाली बात नहीं, सोचने वाली बात है कि नहीं? तुमने तो वैसे ही कंपटीशन बीट करके आए हो। ठीक है, यानी 200 मिलियन स्पर्म को हरा करके तब जाकर के जन्म लिए हो, और यहाँ आने के बाद अपने आप को मानते हो कि मैं हार गया हूँ। ये तो बहुत शर्म की बात है ना। हारना और जितना तो लगा रहेगा। ठीक है, जब तक हारोगे नहीं तब तक तो कुछ सीखोगे ही नहीं ना। आपको क्या लग रहा है कि जो आपके सामने पढ़ा रहा है कि वो हमेशा जीता हुआ इंसान लग रहा है क्या? नहीं, कई बार हारे हैं और हार ही रहे हैं अभी तक। ठीक है, यानी क्या है, इससे मतलब ये नहीं कि हमारी जिंदगी यहीं पे समाप्त हो गई है। एक सिंपल सा फंडा है, आपको याद रख लेना है कि अगर कोई भी चीज अगर आपको नहीं मिल रही है तो उसके पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उससे अच्छी चीज आपका इंतजार कर रही है, ये बात याद रखना है। समझ रहे हो? दिल पे ले लिया क्या तुम? हाँ
हाँ, इनको लगा कि कोई एक लड़की नहीं मिली, उससे अच्छा मिलेगी हमें। मिलेगी ब्रो तुझे, ठीक है, समझ में आई बात। यानी अगर वो चीज अगर आपको नहीं मिली तो समझ जाइए कि उससे बेहतर चीज आपका कोई कहीं ना कहीं इंतजार कर रही है, बट अभी आपको सब्र करना है, ठीक है। और यही चीज हमसे हो नहीं पाती, इंसान से सब्र ही नहीं हो पाता, ठीक है। उसको चाहिए तुरंत, तुरंत सक्सेस चाहिए, तुरंत नीट का एग्जाम, तुरंत रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं, समय लगता है हर चीज में, बट उस समय का इंतजार करते रहिए, अपने आप सब कुछ चल करके आएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास क्या है। अच्छा, सेंटर फॉर नंबर 1 लिख लेते हैं, ठीक है। पहला सेंटर लिखेंगे ब्रीदिंग सेंटर। मेडुला में सबसे पहला सेंटर लिखेंगे ब्रीदिंग सेंटर। दूसरा सेंटर लिखेंगे कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्स सेंटर, कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्स सेंटर, कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्स सेंटर। थर्ड लिखेंगे हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, सिक्रीशन रिफ्लेक्स सेंटर। क्लियर। वोमिटिंग सेंटर, कफिंग सेंटर, कफ, ठीक है। चलिए कफ वाले की कहानी सुन लेते हैं एक और। कफ की बात आ गई है तो कफ की बात सुन लेते हैं। कभी भी आपने नाम सुना है क्या, कफ की जो सिरप आती थी पहले कोडीन आती थी। क्या आती थी? कोडीन, सिरप का नाम था। और उससे पहले कोरेक्स आता था, सिरप का मेडिकल में कोरेक्स के नाम से बोला जाता था। यह हमारे जमाने में, आपके जमाने में टोरेक्स आया है, नाम बदल गया है बस, कोरेक्स का नाम क्या हो गया है, टोरेक्स। कभी भी आपने कफ की सिरप पी है जब खांसी वगैरह आती है तो? नींद आती है ना बहुत, देखा है कभी? सोने वाली होती तब पीती हो? नहीं, ये तो गलत थ्योरी है। दिन में भी पियोगे फिर भी सोओगे आप। आपको ये बताया जाता है कि सोते समय पीना चाहिए ना, सोते समय नहीं पीना चाहिए, ठीक है। जब भी पियोगे तब नींद आएगी, तभी आप सोओगे। उसका एक ऐसा ही है सिस्टम। उसमें क्या होता है कि जो वहाँ की जो सिरप बनाई जाती है, वो सिरप बनाई जाती है कहाँ से, ठीक है, कोडीन से बनाई जाती है सिरप, ठीक है। और कोडीन मिलता कहाँ से है? ओपीएम से। अफीम का नाम सुना है? हाँ, ठीक है। यानी जब इसको आप पीते हैं तो अफीम पी रहे होते हो, ठीक है। कितना अच्छा चीज है अफीम, क्या है पता चल जाएगा, एक तरीके का नारकोटिक्स है। क्या है? हाँ, अफीम नहीं पता क्या है? चलो ठीक है, अभी नादान है ना ये लोग, इन सबसे पूछो। आर्यन खान का नाम सुना है? हाँ, सुना है कि नहीं, शाहरुख खान के बेटे। हाँ, तब पता चल गया होगा क्या है ना। वो जेल में बंद क्यों थे? इसी की वजह से, अफीम की वजह से, ठीक है। तो ये क्या है कि एक तरीके का ड्रग्स है। क्लियर। तो हमने ये कहा कि हमारे पास जो कोडीन होती है वो बनी कहाँ से होती है, अफीम से। अफीम कहाँ से बनाया आया है हमारे पास, ओपीएम प्लांट से, ठीक है, अफीम के प्लांट से। और ये एक तरीके का डिप्रेसेंट नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? डिप्रेसेंट। कोडिन क्या करता है, जा करके मेडुला में जा करके वहां पे रेगुलेट करता है और मेडुला के सभी एक्टिविटी को डिप्रेस कर देता है, ठीक है। यानी सब कुछ, आपका ब्रीदिंग रेट भी कम कर देगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कम कर देगा, यानी जितनी चीजें होंगी वो आपको डिप्रेस्ड कर देगा। और अगर ज्यादा इसीलिए कहा जाता है अफीम ले लिए तो डिप्रेशन में चले जाते हैं इंसान। क्लियर, समझ रहे हो? यानी कई बार हमारी जिंदगी इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी होती है, उस चीज को रिलैक्स करने के लिए हम लोग ये सब सारी चीजें अफीम वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स महसूस करा देते हैं बॉडी को। और इतना ज्यादा रिलैक्स करा लेते हैं, बॉडी अब उसी रिलैक्स अवस्था में हमेशा रहने की कोशिश करता है। और जरा सा अगर हमें थोड़ा बहुत तकलीफ होती है, तुरंत फिर अफीम ले लेते हैं। क्यों? हमारी बॉडी फिर से चाहती है हम रिलैक्स अवस्था में जाए। अब कौन नहीं चाहता कि हम हमेशा रिलैक्स अवस्था में रहें? सब चाहते हैं, इसलिए बार बार अफीम लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, और नारकोटिक के शिकार बन जाते हैं, और किसी दिन बहुत बड़े जेल में जाते हैं ना।
समझ रहे हो? तो देख लिखते हैं पहला। दूसरा पॉइंट कहाँ तक हो गया था हमारे पास? वोमिटिंग सेंटर हो गया, कफिंग सेंटर हो गया, हिकअप सेंटर, हिचकी वाले सेंटर। लोगों को लगता है हिचकी एक प्यार की निशानी है। क्लियर? हाँ, कोई अगर प्यार से याद कर रहा होता है तब लोगों को लगता है कि ये हिचकी आ रही है, मुझे शायद वो मुझे याद कर रही है क्या। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं, इनके सेंटर होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे हमारे पास पेरिस्टेल्सिस, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट के सेंटर। ठीक है, हाँ स्पेलिंग यही। अच्छा, ये भी नहीं चल रहा है। चालू करने के लिए बोल दीजिए ना थोड़ा जनरेटर। PERIS, PERISTALTIC, TALTIC, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट क्या होता है? एक हमारे इसोफेगस में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में एक मूवमेंट होता है, जिगजैग मूवमेंट। ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हमेशा होता रहता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो फूड होते हैं अंदर की तरफ जाते हैं, स्वेलिंग होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंटर होते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टेल्सिस। अब वोमिटिंग क्या है बताइए? हमें वोमिटिंग क्यों होती है? भैया कह दो जनरेटर थोड़ा ऑन कर देना। वोमिटिंग क्यों होती है? वोमिटिंग में 3 ही पॉइंट याद रखना है। ये वोमिटिंग एक तरीके का रिवर्स पेरिस्टेल्सिस है। रिवर्स पेरिस्टेल्सिस का मतलब क्या है? यही पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट तो होगी, रिवर्स डायरेक्शन में होगी, जिसके थ्रू हमारे पास जो स्टमक का जो फूड होगा वो कहाँ के थ्रू बाहर आएगा? माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, इसी को हम वोमिटिंग बोलते हैं। क्लियर? और इनके सेंटर कहाँ पे पाए जाते हैं? मेडुला में। एक लास्ट सेंटर लिख लेते हैं। ठीक है, सलाइवेशन सेंटर। सलाइवेशन सेंटर। ठीक है, दोनों में हम बताते हैं सलाइवेशन सेंटर का। जैसे अचानक अगर हमारा सामना अगर शेर से हो गया तो क्या करोगे? शेर से हो गया तो सबसे पहले शेर से हाल चाल करोगे। सुन ध्यान से, अगर कभी भी हमारे अचानक से शेर आ जाता है तो मेडुला के अंदर जो सलाइवेशन सेंटर होता है वो क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा, हमारा मुंह सूख जाएगा। ठीक है, पानी तो सामने वाले पे आएगा ना। समझ रहे बात? यानी शेर का मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करेगा? जीआईटी सिक्रीशन बढ़ा देगा, सलाइवेशन बढ़ा देगा, और हमारा वही जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब तक का हमारा ब्रेन खत्म होता है। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। समझा है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में? चलिए, ज्यादा नहीं गहराई में जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत बताएंगे। स्पाइनल कॉर्ड ये मान चलते ये हमारा सीएनएस है। ये हमारा क्या है? इतना पार्ट हमारा सीएनएस है, इसको हमने बोला सीएनएस। ठीक है, सीएनएस आगे चल करके ओपन होता है, आगे चल करके ये ओपन हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, ये एक्सटेंड हो रहा है। क्लियर? यहां से लेकर के यहां तक अगर हम बात करते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलेंगे। स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? क्या इतनी ही होती है? अगर इनकी थिकनेस की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड की जो थिकनेस होती है वो थिकनेस जो होती है वो 2 to 4 सेंटीमीटर की होती है। थिकनेस कितने सेंटीमीटर की होती है? यानी इनकी जो थिकनेस होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर, लंबाई कितने से कितने? ठीक है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है यहाँ पे जाकर के खत्म होती है हमारे सेकेंड लंबर पर। कहाँ पे खत्म होती है? यानी यहाँ पे खत्म जो हो रही है ये L2 है। कहाँ पे खत्म हो रही है बताइए? L2 पे जाकर के खत्म हो रही है। और स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे खत्म होती है वहां से एक और चीजें एराइज हो रही है, ध्यान से देखेंगे, वहां से एक चीजें और एराइज हो रही है। क्लियर? यानी यहाँ पे हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, हमने ये कहा कि स्पाइनल कॉर्ड आगे चल करके खत्म होती है, और ये खत्म जहां से हो रही है उसको हम बोलते हैं कोनस मेडुलरिस। याद रखना है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बताइए? इस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? कोनस
मेडुलेरिस। ये क्या है? कोनस मेडुलेरिस, लास्ट पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। बोलिए बात सही है? स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट पार्ट क्या है? कोनस मेडुलेरिस। क्लियर? फिर कोनस मेडुलेरिस जो होती है वो कवर्ड होती है हमारे पास एक मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है? और ये मेम्ब्रेन किसका है? पाया मैटर का। ये किसका मेम्ब्रेन है? क्यों? क्योंकि उसके चार उससे चिपकी हुई क्या चीज है? मेम्ब्रेन है। ब्रेन की सबसे इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या है? पाया मैटर। यही पाया मैटर बनी होती है, यही, ठीक है? और इसको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कोनस टर्मिनेलिस। क्या बोलते हैं? कोनस टर्मिनेलिस। क्लियर? ये कोनस टर्मिनेलिस क्या है बताइए? ये एक्सटेंशन है किसका? पाया मैटर का। किसका एक्सटेंशन है? यानी ये किसका एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन ऑफ पाया मैटर। ये किसका एक्सटेंशन है बताइए? पाया मैटर का एक्सटेंशन है। और ये जो जब जहां जाकर के खत्म होती है इसको हम बोलते हैं C1। इसको हम क्या बोलते हैं? C1। यानी कॉर्डल पे जाकर के खत्म होती है। हमारे पास 4 कॉक्सियल बोन थी लास्ट की, चारों फ्यूज होकर के क्या बनाती हैं? एक सिंगल कॉर्डल बोन बनाती हैं। तो ये लास्ट हमारे पास चारों बोन फ्यूज होकर के ये कॉर्डल पे जाकर के खत्म होती है। क्लियर? अगर इनके अगर अच्छे से जानकारी लेंगे, इनका एक अलग से डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है? अलग से डायग्राम कैसे बना रहे हैं ध्यान से देखेंगे। हमने ये कहा कि हमारे पास कुछ इस तरीके के आ रहे हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है ना? और इनके चारों तरफ हमारे पास क्या पाया गया है बताइए? इनके हमारे चारों तरफ क्या पाया गया है? ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहे हैं। क्या कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं? इस तरीके के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास जो खत्म होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड, ये आगे चल करके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में एक्सटेंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अब हमने ये स्पाइनल कॉर्ड बनाया, हमारे ब्रेन से कितने नर्व निकलते हैं? क्रेनियल नर्व। स्पाइनल से कैसे नर्व निकलेंगे? स्पाइनल नर्व, ठीक है? इधर ध्यान से देखो, ठीक है? तो स्पाइनल नर्व यहाँ से निकल रहे हैं, तो स्पाइनल नर्व हमारे पास कुछ इस तरीके से निकलेंगे। बोलिए कुछ इस तरीके के स्पाइनल नर्व निकलेंगे। कुछ ऐसे भी तो स्पाइनल नर्व निकलेंगे जो इनके पैरेलल आ रहे हो। कुछ ऐसे भी तो स्पाइनल नर्व निकलेंगे जो इनके पैरेलल आ रहे हो। और इस पैरेलल को जो बोलते हैं, यहाँ पर ये घोड़े की पूंछ की तरह नजर आ रहा है कि नहीं आपको? क्लियर? यानी आप देखते हैं अगर कोई भी लड़की वगैरह बाल बनाती है तो पीछे की तरफ एक पोनी बना लेती है ना? क्या बोलते हैं तुम लोग? पोनी टेल बोलते हो, ठीक है? तो यानी पोनी टर्म गधों के लिए यूज होती है। हाँ सर्च कर लीजिएगा, कई बार हम इंग्लिश के टर्म ऐसे यूज करते हैं हमें पता ही नहीं होता उसका अर्थ क्या है। तो अक्सर हम बताते हैं कि लड़कियां अगर कहती हैं कि सर हमने एक पोनी बनाई है, 2 पोनी बनाई है, एक गधे की पूंछ और दूसरी गधे की पूंछ। क्लियर? क्या फर्क पड़ता है गधा या घोड़ा, ठीक है? यानी क्या है कि हमारे पास ये जो पूंछ की लाइक स्ट्रक्चर आपको बताई जा रही है, ठीक है, वो ऐसी ही नजर आती है। क्लियर? ये पैरेलल जा रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, इस स्ट्रक्चर को कॉर्डा इक्विना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्डा इक्विना बोलते हैं। जल्दी करिए बनाइए। एक बार फिर से समझाएं, ध्यान सुनिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत होने के चीजें यहीं पे होती हैं। पूछो कैसे? चलिए बताएंगे कैसे। सुनते ध्यान से। हम एनाटॉमी जब भी पढ़ रहे होते हैं, जब तक डायग्राम हमें नजर नहीं आता तब तक एनाटॉमी हमें सबसे टफ लगती है, कौन सी चीजें कहाँ पे है। जैसे कार्पस एल्बियंस प्रेजेंट इन, जैसे
कार्पस एल्बिकेंस प्रेजेंट इन। टफ लग गया कि नहीं? टफ लगा? अभी तक कार्पस एल्बिकेंस हमने कहाँ पे पढ़ा था? कार्पस लूटियम में, रिप्रोडक्शन में, ठीक है। जब तक एनाटॉमी नहीं पढ़ रहे थे ब्रेन की, तो कार्पस एल्बिकेंस कहाँ पे प्रेजेंट बताते थे, जबकि वहां पे गलत होगा, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाएगा प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे बताएंगे? ब्रेन में, ठीक है। मेमिलरी बॉडी, सेंस ऑफ ऑल्फेक्शन, याद आ गई कुछ बातें? इसीलिए कहा जाता है कि बहुत टफ है एनाटॉमी। जब तक डायग्राम सामने दिखता तब तक मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वाह बहुत बढ़िया है। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि स्पाइनल कॉर्ड की बात कर लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो हमारे पास कहाँ से एक्सटेंड होती है? मेडुला से निकलती है और यहाँ लास्ट वर्टिब्रे तक जा रही है। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि इनकी जो लंबाई होती है 42 से लेकर के 45 सेंटीमीटर होती है। इनकी विड्थ थिकनेस कितनी होती है? 2 to 4 सेंटीमीटर हमने बता दिया। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो पायामेटर से कवर होती है। किससे कवर होती है? पायामेटर से कवर होती है। अब पायामेटर कवर किए रहती है इनको चारों तरफ से। फिर पायामेटर क्या होता है, कभी कभी कवरिंग, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये मान चलती है कवरिंग यहाँ तक आ गई हो, ठीक है, तो यानी पूरे के पूरे पार्ट को भी कवरिंग कर लिए, प्लस में आगे जा करके बढ़ भी गई है, ठीक है। तो उसे हमने क्या बोला, एक्सटेंशन ऑफ पायामेटर को फाइलम टर्मिनलिस, ठीक है। यानी फाइलम टर्मिनलिस क्या है बताइए? ये एक्सटेंशन है पायामेटर का। क्लियर? फिर लास्ट जहां पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म होती है उस लास्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कोनस मेडुलरिस। पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है कि कोनस मेडुलरिस क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में यही है, कोनस और मेडुलरी, ठीक है। मेडुला का मतलब आप समझेंगे हमेशा बीच में, ठीक है, और हमें तो समझ ही नहीं है कि बीच में पाया जा रहा है, तो यहाँ पे टर्मिनल पार्ट कैसे हो गया स्पाइनल कॉर्ड का। क्लियर? पहला क्वेश्चन बताइए। टर्मिनल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड एज, टर्मिनल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कैसे? टर्मिनल पार्ट और लास्ट पार्ट एक ही चीज है ना। यही चीजें जब यहाँ पे मिटा करके बताते ना, अगर यही बैक करके पूछ लेते ना, आपका दिमाग खराब हो जाता। क्लियर? दूसरा पॉइंट ये पूछा जाता है ऐसे डायरेक्ट, फाइलम टर्मिनलिस इज रिलेटेड विद, डायरेक्ट पूछा जाएगा ऐसे ही, फाइलम टर्मिनलिस किसका पार्ट है? एक्सटेंशन ऑफ पायामेटर, और हमें लगेगा क्या? स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट पार्ट। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक बार हमारे समय में पूछा था ये, ठीक है, और सब लोग गलत करके आए थे और सीना ठोक करके कह रहे थे सही किया है। डायरेक्ट पूछा गया था टर्मिनल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, पहला ही ऑप्शन था फाइलम टर्मिनलिस, सेटिंग बैठ गई हमारी पहले में ही ऑप्शन में। टर्मिनल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, टर्मिनल, टर्मिनलिस, एक जैसा दिखा, तुरंत सही करके आ गए, और सर से कह भी रहे हैं सर बहुत अच्छा गया है पेपर, लड़ाई भी कर रहे हैं सर से, ठीक है, क्योंकि हमारी सेटिंग बैठ गई ना, वहां पे ये भी करने की जरूरत नहीं हुई ये करने की, ठीक है, नाम से पता चल गया टर्मिनलिस, समझ में आ गया। फाइलम टर्मिनलिस क्या है? एक्सटेंशन ऑफ पायामेटर, बिल्कुल ताल्लुकात नहीं रख रहा है ये पायामेटर और टर्मिनलिस ना, एक दूसरे से कभी भी मैच नहीं कर रहे हैं, और हम तो बायो में मैचिंग ही देखते हैं कि इसका सेटिंग कहाँ से बैठ रहा है, तो पहली गलती यहीं से हो जाती है हमारी। क्लियर? दूसरा यहाँ से कोनस मेडुलरिस से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, यानी ये लास्ट पार्ट है किसका? स्पाइनल कॉर्ड का। कुछ पार्ट और हम बताएंगे। कॉर्डा इक्विना, ये क्या होता है कि हमारे पास जो टर्मिनल पार्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड की, वहां से कई सारे स्पाइनल नर्व निकले रहते हैं, और वो जो हमारे स्पाइनल नर्व होते हैं वो इस कुछ पार्ट स्पाइनल क्या है फाइलम टर्मिनलिस से जुड़ जाते हैं, ठीक है, और इसके साथ क्या बनाते हैं? एक पैरेलल समेशन बना रहे हैं, और इसी को हमने क्या बोल दिया? कॉर्डा इक्विना। क्लियर? यानी टर्मिनल जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है किसका? पायामेटर का, फाइलम टर्मिनलिस बोला है, ठीक है, यानी ये जो लास्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसके पैरेलल कई सारे नर्व फाइबर आ जाते हैं, और ये जितने भी नर्व फाइबर आपको नजर आ रहे हैं सब के सब क्या कहलाएंगे? कॉर्डा इक्विना कहलाएंगे, और एक पूछ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्डा इक्विना।
क्लियर? एक लास्ट पॉइंट और एम्स में पूछा गया था कि अगर कभी भी हमें स्पाइनल फ्लूइड या सीएसएफ निकालना होगा तो कहाँ से निकालेंगे? जैसे कि अगर हमारे ब्रेन से अगर सीएसएफ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, किसी तरीके की इन्फ्लामेशन है या नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे इन्फ्लामेशन है या नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि नहीं, मेनिंजाइटिस आपने नाम सुना होगा कभी, ठीक है, यानी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, किसी भी तरीके की इन्फेक्शन हो जाए, कैसे पहचानेंगे? तो हमें सीएसएफ को निकालना पड़ेगा। और सीएसएफ निकालने की सबसे अच्छी जगह कहाँ से होती है? ब्रेन में पाई जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है सीएसएफ। आप हमें बताइए ब्रेन से कैसे निकालेंगे सीएसएफ? ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और कई भी बार ऐसा होता है ब्रेन से अगर तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे कई सारे न्यूरॉन वहाँ पे डैमेज होते हैं, और हम नहीं चाहते न्यूरॉन डैमेज हो। क्यों? न्यूरॉन अगर डैमेज होंगे तो क्या उनका रिजेनरेशन होना पॉसिबल है? नहीं। चलिए हम मान चलते हैं कि ब्रेन सीएनएस से हम नहीं तोड़ करके गए, हम यहाँ से तोड़ करके निकाल सकते हैं सीएसएफ। अरे बोलिए, तो या स्पाइनल नर्व नहीं खराब होंगे? होंगे खराब, ठीक है। तो एक जगह होती है हमारे पास यहाँ पर L3 और L4 में। कहाँ पे? L3 और L4 में। L2 और C1 के बीच में L3 और L4 भी तो आता है L5 तक, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि CSF पाए जाएंगे। यहाँ पे क्या भरे होते हैं? CSF ही भरे होंगे। तो यहाँ से CSF को हम निकाल सकते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं स्पाइनल टैपिंग। कैसे निकालते हैं हम आपको समझा रहे हैं। जब भी स्पाइनल टैपिंग करना होता है, CSF निकालना होता है, तो इंसान को ऐसे बैठाया जाता है, ठीक है। ये जो जगह जब ऐसे बैठते हैं हम लोग, जब इस तरीके से बैठेंगे तो दो वर्टिब्री के बीच में क्या आएगा? जगह खाली हो जाएगी, ठीक है। और वो दो वर्टिब्री के बीच में अगर जगह खाली हो जाती, उसी के बीच में तो स्पाइनल कॉर्ड गया है, और वहीं पे जाकर के नीडल को हम डाल देते हैं, और जब नीडल को डालेंगे वहां से स्पाइनल टेपिंग आ जाएगी, यानी स्पाइनल फ्लूइड को हम निकाल सकते हैं, यानी सीएसएफ को निकाल सकते हैं। तो ये बेस्ट जगह होती है किसके लिए बताइए? सीएसएफ को निकालने के लिए। इसलिए इनको हम बोलते हैं लंबर पंक्चर। क्या बोलते हैं? लंबर पंक्चर। यानी हमें किसी भी तरीके की अगर ब्रेन की डिसऑर्डर होती है तो इंसान को एकदम क्या कहते हैं, आप लोगों के यहाँ ऐसे बैठने को क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो उकड़ू मुकड़ू कहते हैं, ठीक है, जैसे मुर्गा बैठे। क्लियर? तो इस तरीके से बैठेंगे तो दो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में क्या आ जाती है? स्पेस आ जाती है, और उसी स्पेस में हमारे पास क्या होता है? L3 और L4, यानी लंबर वर्टिब्री और थर्ड लंबर और फोर्थ लंबर के बीच में स्पेस आएगी, और थर्ड और फोर्थ के बीच में जैसे स्पेस आती है वहीं पे निडल डाल करके हम वहां से क्या निकाल लेते हैं? सीएसएफ को निकाल सकते हैं, ताकि स्टडी हम आराम से कर सके कि हमारे ब्रेन में क्या है एक्चुअल में, ठीक है। सीएसएफ से ही पता चलेगा। तो ये एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था स्पाइनल टैपिंग के बारे में, ठीक है। लिखवाना है, इतनी सुंदर हैंड राइटिंग है तो लिखवाएंगे नहीं, डायग्राम इतना बहुत है, ठीक है। लिखवाना नहीं है। अब बात आती है कि स्पाइनल कॉर्ड हमारा मान चलते हैं ये है, ये चारों तरफ से क्या है? पायामेटर घेरे हैं। अगर हम इसका सेक्शन कट करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन, तो ट्रांसफर से अगर सेक्शन कट किए तो क्या आपको वो चीजें दिख पाएंगी? तो हमें ऐसे दिखाना होगा। ट्रांसफर सेक्शन किसे कहते हैं? पहले सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिसाइड करते हैं, एपी एक्सिस। कभी भी हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसफर सेक्शन कट करने से पहले हम क्या डिसाइड करेंगे? एपी एक्सिस डिसाइड करेंगे। ये मैं एनिमल किंगडम में अच्छे से समझाऊंगा। कई बार स्कूल वगैरह में हमारे क्या होता है, गलत चीजें हमें पढ़ाई जाती है। हमको क्या पढ़ाया जाता है कि सर अगर आपको डायरेक्ट सर लोग बोलते हैं बेटा अगर आपको टीएस कट करना है तो ऐसे ऐसे कट कर दो, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करना है तो ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट कर दो। हमें यही सिखाया जाता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब ऐसे होता है और टीएस का मतलब ऐसे होता है, जबकि ये गलत होता है, ठीक है। अगर कोई भी इंसान अगर लेटा हुआ है, टीएस ऐसे कट करोगे? नहीं। क्लियर? हम पहले उसकी एपी एक्सिस डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करेंगे? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। अगर ये हमारा स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल कॉर्ड है, इसकी एपी एक्सिस के बीचों बीच आएगी, हमारी भी बीचों बीच आ रही है। अगर हमारे परपेंडिकुलर कोई लाइन जा रही है तब वो टीएस होगा, और अगर उसके क्या हो रहा है अलोंग द एक्सिस जा रही है तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा। समझ आ रही बात? यानी सबसे पहले क्या डिसाइड करना होगा? एपी एक्सिस, तभी हम टीएस और एलएस बोलेंगे। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे रखा गया, क्या टीएस यही होगा? नहीं। समझ आ रही? अब टीएस कैसा होगा? ऐसे होगा। सेम वही बातें तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड ये है, अगर इसका टीएस कट करेंगे तो ऐसे, अगर आपकी तरफ अगर कर रहे हैं ये तो कैसे कट करेंगे टीएस? ऐसे। हमेशा परपेंडिकुलर अगर जाएगा एपी एक्सिस के तो हम टीएस बोलते हैं। समझ आई बात? हमेशा ऐसे ऐसे मत किया करो ये टीएस है ये एलएस है,
समझ आई बात? अक्सर हम लोगों को यही सिखाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन कट कर रहे हैं, टीएस कट कर रहे हैं। क्लियर? समय नहीं है क्या? चलिए बस करते हैं ना, टीएस कट कर कल करा देंगे।